बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 जनवरी और दिन है बुध का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जर्नेलों का एहतसाब शुरू कर दिया है और एक बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर आज पीका कानून मंजूर कर लिया गया है और इस पर सदर आसिफ जरदारी ने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। अभी जो पीका कानून मंजूर हुआ है, इस पीका कानून के बाद कंट्रोल तो किया जाएगा सहाफ़ियों को, लेकिन इसका जो बज़ाहिर मकसद है वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाना है। कैसे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है जी, नए चीफ जस्टिस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया चीफ जस्टिस कौन आएगा, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाएगा। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो 6 जजेस होंगे जिन्होंने लेटर लिख दिया है। तो वो चीफ जस्टिस अगर आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। तो इस पर क्या जो है वो चक्कर खेला जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ट्रंप के हवाले से है, बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से पहले आपको बताता चलूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी किए हैं और मीनार पाकिस्तान जलसे की जो इजाज़त है वो भी ले ली गई है और ये जलसा किया जाएगा 8 फरवरी को। यानी कि जो ये सोच रहे थे कि 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हट जाएंगे या आवाम नहीं निकलेगी, उनके लिए ये पैगाम है। और इमरान खान साहब के लिए भी एक बड़ा रिस्क इस हवाले से भी है कि अगर दोबारा से रोका जाता है, जिसके लिए इस तरह से कुछ दावे किए जा रहे हैं कि दोबारा से कुछ क्रैकडाउन पंजाब में शुरू हुआ है, और अगर जलसा बड़ा नहीं हो पाता तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या डेंट पड़ेगा इमरान खान साहब को। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई डेंट नहीं पड़ेगा। और ऐसे रिस्क इमरान खान साहब ने इससे बड़े बड़े पहले भी लिए हैं, लेकिन अवाम आई, अवाम निकली। तो 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान जलसा करने का जो फैसला है वो कर लिया है, इजाज़त भी ले ली है और इसके बाद मार्च भी किया जाएगा और उसकी भी तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं। दूसरे नंबर पर जी ट्रंप ने बड़ी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है और जर्नेलों का एहतसाब भी शुरू कर दिया गया है। ट्रंप ने जो एस्टेब्लिशमेंट से, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आया था, बाइडन इंतज़ामिया को जिसकी सपोर्ट हासिल थी, ट्रंप ने क्या किया है जी, साबिक अमरीकी फ़ौज के सरबराह हैं मार्क मिली, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का जो हुक्म है वो दे दिया है। और क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी, गद्दारी का इल्ज़ाम है, इसलिए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। और इतलात ये भी हैं कि इनसे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी वापस ले लिया गया है। तो ट्रंप ने जी आते ही, अभी 20 तारीख को हल्फ लिया था ट्रंप ने, आज 29 तारीख है, बल्कि ये ग़ालिबन चूँकि 12 घंटे का डिफरेंस है तो अभी यूएस में अभी 28 जनवरी ही होगी। तो यूँ आप समझ लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो जंग है या जो वादे करके आया था ट्रंप, ये पहला बड़ा उसका ऐलान है। और जाहिर सी बात है, इससे पहले बाइडन इंतज़ामिया के जो फैसले थे, इवन के उनके जो पेन्स थे वो तक उठाकर फेंक दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जो जो काम किए गए हैं बाइडन इंतज़ामिया और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फड्डा था, लड़ाई थी, वो सारे रिवर्स होने जा रहे हैं। और ऊपर से ट्रंप ने क्या कर दिया है, उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, यानी कि उनको भी अब एहतसाब में के कटहरे में ट्रंप जो है वो लाएगा। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी जो कि सामने आई है। दूसरे नंबर पर जी पीका कानून, आपको बताऊं पीका कानून मंजूर कर लिया गया है और आज सदर आसिफ जरदारी की जानिब से इसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो भी कर दिए गए हैं। पहले ये खबर आई जी कि सहाफ़ी बरदरी जो है वो गई मौलाना फजल रहमान साहब के पास और उनसे कहा जी कि आप ये रखवाएं। और मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी जो सदर हैं उन्हें कॉल की और उनसे कहा इसके ऊपर दस्तखत ना करें, ज़रा मुशावरत होनी चाहिए, मामलात जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए।
तो उस वक्त आर्जी तौर पर जी ये हुआ कि जो दस्तखत थे वो रुक गए और जो पीका कानून था वो लागू नहीं हुआ। तो फिर क्या किया गया जी, थोड़ी देर बाद ये खबर आ जाती है कि आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। अब एक गजेटेड नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो जारी होता है और फिर ये बाकायदा तौर पर कानून बन गया और ये लागू हो गया। अब ये जो पीका कानून लाया गया है इसमें सहाफ़ियों के ऊपर और फेक न्यूज़ के हवाले से ये कहा गया जी कि जो ये फेक न्यूज़ होगी 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन इसमें मुबहम सी तारीफ जो है वो की गई है फेक न्यूज़ की। अब मतलब है कि हुकूमत, इसमें आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि अगर उसके अगेंस्ट कोई ख़बर आती है तो उसी को फेक न्यूज़ करार देकर तो जो है वो उठा लिया जाएगा। और सोशल मीडिया को चूँकि कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा, इसके ज़रिए सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाएगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा? प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। वैसे तो पूरे के पूरे ट्विटर को ही बंद किया गया है, लेकिन वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में भी। इसके इस्तेमाल को नहीं रोक सकते या इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में इस्तेमाल से ये रोक नहीं सकते क्योंकि इनके पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन पाबंदी लगाने से क्या होगा? पाबंदी लगाने के बाद ये कह दिया जाएगा जी कि कोई भी इसको आगे फैलाएगा या इसको जो है वो रीट्वीट करेगा तो उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो होगी जी कि ये फेक न्यूज़ है और उसके अंदर जो है वो उठा लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को खामोश करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही जो ट्विटर हैं अकाउंट्स वो इस्तेमाल हो रहे हैं? ओवरसीज़ कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बड़ी खुलकर जो ट्वीट्स हैं वो करते हैं, जिनसे ज़रा तकलीफ़ भी होती है कि क्यों ऐसी जो ट्वीट्स हैं वो की जा रही हैं। तो बज़ाहिर जो इसका मकसद मालूम होता है वो ये है। क्या होगा जी? खान साहब के ट्वीट्स के ऊपर अब इस तरह से जो पाबंदी है वो लगाई जाएगी। तो बहरहाल आज ये दस्तखत हुए हैं, देखें गज़टेड नोटिफिकेशन होता है, जब ये लागू होता है तो फिर उसके बाद इसकी लपेट में कौन कौन आता है। बहरहाल दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट सहाफ़ी तंजीमें खड़ी हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इसको चैलेंज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो भी इसके ख़िलाफ़ फ़रीक बनने जा रही है। और इसी तरह से जो पार्लियामेंट्री जो एसोसिएशंस हैं और पीएफयू जो है वो ऑल ओवर द कंट्री जो है वो इसके अगेंस्ट एहतजाज और इसको चैलेंज करने के हवाले से और इसके अगेंस्ट जो है साफ़ी बरादरी खड़ी हुई है। तो बहरहाल देखें ये कब तक, कहाँ तक ये जो सिलसिला है वो जाता है। बल्कि यहाँ तक भी कुछ साफ़ी दोस्त जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के लोगों से रब्ता किया गया कि आप कैसे इसमें वोट दे सकते हैं, तो वो भी कहते हैं जी कि आपको तो पता ही है कि ये कहाँ से असल में मामला आया है, हमारे पास तो कुछ नहीं। और पीपल्स पार्टी की मुनाफ़कत आप देखें कि एक तरफ बिल के हक़ में वोट देते हैं और दूसरी तरफ साफ़ियों के साथ बैठ कर कहते हैं जी कि हम इसके अगेंस्ट हैं। भी अगेंस्ट है तो आप वोट क्यों इसको दे रहे हैं? तो ये मुनाफिक जमात है और बराए नाम जो लिबरल जमात है जो कि आज खुलकर ये सामने आई है कि एक तरफ वोट भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हम तो आपके साथ हैं और एहतजाज भी करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कैसे आसिफ जरदारी जो कि सदर है पाकिस्तान के जैसे भी हैं उन्होंने इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो कर दिए। जैसे भी इसे मुराद जैसी बात अब होता तो है ना, एक लेबल तो लगा हुआ है। बहरहाल जी अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस लाए जा रहे हैं और इसमें सबसे जो फेवरेट नाम है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा? सीनियरिटी के एतबार से देखा जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सबसे सीनियर हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सबसे सीनियर हैं। क्या उनमें से किसी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं किया जाएगा। ऐसा कैसे किया जा सकता है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह चुके हैं कि जो लेटर था वो लेटर बुनियाद बना 26वीं तरमीम की करने का। कौन सा लेटर? जो 6 जजेस ने लिखा जिसमें मुदाखलत का कहा गया, जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई, तो उन्हें वो कैसे फिर चीफ जस्टिस बन सकते हैं? तो बहरहाल इसमें अब ये दावा किया जा रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज हैं और इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर इन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है चूँकि इख्तियारात जो है वो जुडिशल कमीशन के पास हैं, जहाँ पर
जो हुकूमती वो मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत है, नंबर गेम उनके पास है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही जो तैनातियाँ हैं वो करेंगे। और दूसरी तरफ शिबली फराज साहब ये दावा कर रहे हैं कि अदालतों में मर्ज़ी के जज लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। यानी कि अब खान साहब को क्या मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप कहते थे ना कि अदालतों के ज़रिए मैं बाहर आऊँगा, तो शिबली फराज साहब ने भी ये दावा कर दिया। कौन सी अदालतों के ज़रिए आप बाहर आएंगे? अदालतों में तो मर्ज़ी के जजेस आ रहे हैं, आपको तो कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, आपका तो कोई अक्सरियत ही नहीं रहेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या दीगर अदालतों के अंदर अपनी मर्ज़ी के जो जज हैं वो ले आए हैं। तो पूरा निज़ाम इस 26वीं तरमीम के बाद जो कंट्रोल है ख़ास तौर पर अदालतें वो कर लिया गया है, तो कैसे आप इंसाफ लेंगे? तो एक और प्रेशर डालने की जो कोशिश है वो इमरान खान साहब पर है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है मासवा इसके कि आप डील जो है वो कर लें। लेकिन खान साहब डटे हुए हैं। खान साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म मैंने नहीं बनना, ये जो लड़ाई है ये बहुत आगे की है और हकीकी आज़ादी ही ये लड़ाई है। ये नहीं कि इक़्तिदार लेना हो तो वो तो पहले ही इमरान खान साहब ले सकते थे। जब फॉर्म 47 वाले सामने आए तब भी इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की जी राब्ते हों और पीटीआई को जो है वो लाया जाए असेंबली में भी और इनका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बने। तो खान साहब ने तो उस वक्त भी इक़्तिदार को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट खबर जी आपके साथ शेयर करनी है। DGFIA हैं, इन्हें ओहदे से हटा दिया गया है, OSDG इनको बना दिया गया है और अब नया जो DGFIA है वो लाया जाएगा। तो ये जी ओवरऑल तब्दीलियाँ की जा रही हैं और नए नए जो बंदे हैं वो लाए जा रहे हैं। आलमी सतह पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। जो कल डीप सेक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया चीन की जानिब से सामने आया और इसके बाद कैसे मसनूई ज़हानत और चैट GPT वगैरह जो हैं इनको झटका पड़ा और अरबों सैकड़ों अरबों डॉलर्स का जो नुकसान है और शेयर मार्केट है वो नीचे गिरी। तो ये जी एक माशी जो जंग है अमेरिका और चीन के दरमियान, अब जो ट्रंप ने ऐलान किया था ना कि जंगें ख़त्म होंगी यूक्रेन से पीछे और सारा ओवरऑल सारी जंगें ख़त्म होंगी, लेकिन अब कौन सी जंग शुरू होने जा रही है? माशी जो जंग है वो शुरू होने जा रही है। क्योंकि ट्रंप ने यह भांपा था जी कि चीन जो है वो बड़ी खामोशी के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जा रहा है और माशी तौर पर बड़ा जो है वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। और अब आप ये देखें टेक्नोलॉजी में भी उसने मात जो है वो दे दी है। तो इस लेवल के ऊपर हमने जो मुकाबला है वो करना है। अब जी तर्जुमान वाइट हाउस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान आया इस मामले पर, ये ज़रा सुनिएगा। सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सेक को अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा समझते हैं। सदर ट्रंप का मकसद अमेरिका को मसनूई ज़हानत AI के मैदान में आलमी सतह पर आगे ले जाना है ताकि मुल्क आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे रहे। और चौधराहट भी इसी सूरत ही बरकरार रह सकती है जब आप टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेंगे। फिर इसी तरह मज़ीद कहा गया जी कि ट्रंप ने 300 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए हैं जिनका मकसद मुल्क की सलामती और मईशत को मुस्तहकम करना है। इन ऑर्डर्स में ख़ास तौर पर जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने की हिकमत अमली शामिल है जिसका मकसद गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना है और हज़ारों की तादाद में वापस भी भेजा गया है तारकीन वतन को अपने अपने ममालिक। अच्छा, तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप ने महंगाई से निपटने के लिए ज़रूरी इकदाम किए हैं और इनके इकदाम से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मज़ीद कहा गया जी कि वफाकी इदारों के फ़ंड्स रोकने के इकदाम को आर्जी करार दिया और कहा कि ये फ़ैसला मुल्क के बेहतरीन मफाद में किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि सदर 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने का इरादा रखते हैं। प्रेस सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने न्यू मीडिया को वाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी है जिसके बाद कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत और सवाल कर सकेंगे। अच्छा, अब एक तरफ यहाँ पर सूरत हाल है पाकिस्तान में कि इधर तो पीका आ रहा है, पाबंदियाँ लग रही हैं, बोलने की जो है वो आज़ादी नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है कि रवायती मीडिया तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, लेकिन जो सोशल मीडिया या न्यू मीडिया जिसको कहा जा रहा है उससे भी वाइट हाउस में आने की इजाज़त होगी। वो भी ख़ुद को वहाँ पर एक्रीडेशन करवाएंगे और बाकायदा तौर पर जो सवालात हैं वो भी पूछ सकेंगे। किनको जी? कंटेंट क्रिएटर्स को, पॉडकास्टर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। तो वहाँ पर कैसे न्यू मीडिया को एक्सेप्ट किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।